लाल सागर में फिर किया जहाज पर मिसाइल हमला, यूएस को दिया चैलेंज। यमन के हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को लाल सागर में लाइबेरिया का झंडा लगे एक कंटेनर जहाज को निशाना बनाकर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। एक अमेरिका रक्षा अधिकारी ने यह जानकारी दी। हूती विद्रोहियों ने ऐसे वक्त मिसाइल दागी है जब अमेरिका ने उन्हें निशाना बनाकर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। मध्य पूर्व के जलमार्गों की सुरक्षा से जुड़े ब्रिटिश सैन्य समूह यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने कहा कि यह हमला यमन के एक बंदरगाह शहर होदेइदा के पश्चिम में हुआ, जिस पर लंबे समय से विद्रोहियों का कब्जा है। समूह ने कहा कि चालक दल और जहाज सुरक्षित है। अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कंटेनर जहाज की पहचान कोई के रूप में की। फिलहाल हूती ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। निजी सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने शुक्रवार रात बताया कि लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच बाब अल मंदेब जलसंधि के पास एक जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमास के खिलाफ गाजा में इजराइल के हमले को लेकर नवंबर से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाजों को बार बार निशाना बनाया है। हमले की वजह से एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच वैश्विक व्यापार के प्रमुख जल मार्ग में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हूती हमलों को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि मध्य पूर्व में अमेरिकी बलों और जहाजों पर हमला करने वाले ईरान समर्थित गुट को और ज्यादा निष्क्रिय करने का समय आ गया है। अमेरिका जॉर्डन में मारे गए 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। कई दिनों से अमेरिका की ओर से संकेत दिए गए हैं कि हमला जल्द होने वाला है। हालांकि इन धमकियों के बीच गुरुवार को आखिरकार एक जहाज पर हूतियों ने लाइबेरिया के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर मिसाइल दागी। 18 जनवरी को भी एक अन्य जहाज पर अरब सागर में यमन के पास ड्रोन अटैक हुआ था। जंको पिकार्डी नाम के इस जहाज पर मार्शल आइलैंड का फ्लैग लगा हुआ था। नेवी के मुताबिक हमले के वक्त जहाज अदन की खाड़ी में यमन के अदन पोर्ट से करीब 111 किलोमीटर दूर था। जहाज पर 22 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिसमें से 9 भारतीय थे। हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ड्रोन अटैक की सूचना मिलते ही नेवी ने वॉरशिप आईएनएस विशाखापत्तनम को मदद के लिए रवाना किया था। समुद्र में जहाजों पर हूती विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों के हमले का असर भारत पर भी पड़ रहा है। दोनों गुटों ने कई बार भारत आ रहे जहाजों या फिर भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला किया है। ऐसे कुछ मामलों पर एक नजर डालें तो 4 जनवरी को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने अरब सागर में लाइबेरिया के फ्लैग वाले लीला नॉरफोक जहाज को हाईजैक कर लिया था। भारतीय नौसेना ने 5 जनवरी को बताया कि जहाज ने ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल पर एक संदेश भेजा था, जिसमें कहा गया था कि 4 जनवरी को शाम को 5-6 समुद्री लुटेरे हथियारों के साथ जहाज पर उतरे थे। जानकारी मिलते ही भारतीय नौसेना ने हाईजैक किए गए जहाज को छुड़ाने के लिए वॉरशिप आईएनएस चेन्नई और मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-81 को रवाना किया। इसके बाद इसमें सवार 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। इससे पहले 23 दिसंबर को हिंद महासागर में भारत आ रहे मालवाहक जहाज कैंप प्लूटो पर हमला हुआ था। इसमें 21 भारतीय और एक वियतनामी क्रू मेंबर सवार थे। सऊदी अरब से तेल लेकर भारत आ रहा यह जहाज जापान का था और लाइबेरिया के फ्लैग से ऑपरेट हो रहा था। हमले के वक्त जहाज पोरबंदर तट से 217 नॉटिकल मील दूर था। समुद्री लुटेरों ने माल्टा के एक जहाज को हाईजैक कर लिया था। इसके बाद भारतीय नौसेना ने अपने एक युद्धपोत को अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज MV रुएन की मदद के लिए भेजा था। जहाज को 6 लोगों ने अगवा किया था। भारतीय नौसेना ने माल्टा के जहाज से एक नाविक को रेस्क्यू किया था। द मैरीटाइम एग्जीक्यूटिव की रिपोर्ट के मुताबिक हाईजैक हुआ जहाज कोरिया से तुर्की की तरफ जा रहा था। तभी सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने उस पर हमला किया था। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया था। उन्होंने इसका वीडियो भी जारी किया था। यह जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हूती विद्रोहियों ने इसे इजरायली जहाज समझकर हाईजैक किया था। हूती विद्रोही जिस हेलीकॉप्टर से जहाज पर कूदे थे उस पर फिलिस्तीन का झंडा बना हुआ था। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर कई मिसाइल बरसाए थे, लेकिन इससे हमले में कोई कमी नहीं आई है। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिला हुआ है। ईरान और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर भी इसने हमले किए हैं। अमेरिका ने जॉर्डन में हुए बेस पर हमले के लिए इराक में इस्लामिक प्रतिरोध को जिम्मेदार ठहराया, जो ईरान समर्थित मिलिशिया का एक समूह है। ईरान ने इसमें शामिल होने से इनकार किया है। ऑस्टिन ने कहा, ईरान कितना जानता था या नहीं हम नहीं जानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईरान ऐसे ग्रुप्स को स्पॉन्सर करता है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि यमन कब तक लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा पैदा करते रहेंगे। इस पर एक्सपर्ट का मानना है कि जब तक उन्हें बलपूर्वक रोका नहीं जाता। हूती निकट भविष्य में लाल सागर के जहाजों को बाधित करते रहने की क्षमता रखते हैं। उनके पास हथियार, दक्षता और इच्छा शक्ति है। वे जो मिसाइल और ड्रोन जहाजों पर दाग रहे हैं, वे अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा उन्हें मार गिराने के लिए आवश्यक हथियारों की तुलना में बहुत सस्ते हैं।
हूती अगर सटीक और सीधा निशाना नहीं लगा पाए तो भी वो जहाजों की आवाजाही रोक तो सकते हैं। इससे बढ़कर वो लाल सागर में हुड़दंग करते रहने की मंशा रखते हैं। वो अपने हमलों से खुद पर और फिलिस्तीनियों पर विश्व का ध्यान आकर्षित करने में जुटे हैं। ऐसे में अमेरिका के पास कुछ ही विकल्प बचे हैं। इसने क्षेत्र में अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेना को मजबूत किया है, हूतियों की फंडिंग पर अंकुश लगाया है और चेतावनी जारी की है। इनमें से कोई भी उपाय अभी तक हूती हमलों पर लगाम लगाने में सफल नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए हूतियों ने इस सप्ताह ड्रोन और मिसाइलों का सबसे बड़ा हमला किया। हूतियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन ओमान उनके साथ मध्यस्थता करने में मददगार हो सकता है। यदि ओमान इस प्रयास में विफल रहता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी सैन्य कार्रवाई को मजबूर हो सकते हैं। यदि सभी पक्ष एक दूसरे की खींची सीमा के भीतर काम करते हैं तो लाल सागर में चल रही जैसा को तैसा की कार्रवाई पर काबू पाया जा सकता है। अमेरिका ने तब साफ कर दिया कि उसकी बर्दाश्त की क्षमता कितनी है जब 31 दिसंबर को एक कंटेनर जहाज पर हूतियों के चढ़ने के प्रयास के बाद उसने 3 हूती नौकाओं को डुबो दिया। हालांकि हूतियों ने अपने हमले जारी रखे हैं, लेकिन तब से उन्होंने किसी और जहाज का अपहरण नहीं किया है। अब दोस्तों एक बात सोचने वाली है कि सब जानते हैं कि यमन के हूती विद्रोही रेड सी में इजराइल की तरफ जाने वाले कार्गो शिप पर हमला कर रहे हैं। फिर ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि जो कार्गो शिप अलग अलग मर्चेंट का इतना सारा माल ढोकर इतना लंबा रूट तय करके खतरनाक समुद्री सफर पर निकल रहे हैं और उन्हें मालूम है कि उन्हें इस रास्ते पर यमन के हूती विद्रोही मिलेंगे, फिर भी ये रास्ता क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या मजबूरी है? ये कोई मजबूरी है या फिर ये कोई एक सोची समझी स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि यमन के हूती विद्रोही छोटे से देश में खड़े होकर चाहे जितना उछल लें कूद लें, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड पर उनकी जीत के जश्न का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम यूके की शिप को इसी रास्ते से भेजेंगे, हम अमेरिकी कार्गो शिप को भी इसी रास्ते से भेजेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया तक ये संदेश भेजें कि यमन के हूती विद्रोहियों के लिए बिल्कुल मत डरिए, ये रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है और हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट अमेरिका देना चाहता था, लेकिन उनकी स्टेटमेंट के ऊपर यमन के हूती विद्रोहियों ने पानी फेर दिया। शायद इसी बात को प्रूफ करने के लिए बार बार यूके और यूएस दांव खेलते हैं और मर्चेंट शिप को उस जगह से निकालने के लिए फोर्स करते हैं। और उसके बाद जब यूके और यूएस टेस्ट करते हैं कि उनकी मिलिट्री जो वहां पर तैनात है क्या वो यमन से आने वाले प्रोजेक्टाइल्स को हवा में रोक सकती है, पता ये चलता है कि यमन के हूती मिसाइलों का शिप पर अटैक हो जाता है। उसके बाद वहां पर यूके की शिप पहुंचती है और उसके बाद रेस्क्यू करके या तो उस शिप को वहां से निकाल लिया जाता है या फिर आगे बचाते हुए लेकर जाते हैं। ऐसे में कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि एक तो इतना बड़ा समुद्री रास्ता, उसके बाद हूतियों का खतरा, उसके बाद इतना रिस्क लेने के बाद इंश्योरेंस का बहुत बड़ा ज्यादा पैसा। दरअसल जिस तरह से आप नई गाड़ी खरीदते हैं उसका इंश्योरेंस होता है, ठीक उसी तरह से जहाजों में जो कार्गो लोड किया जाता है उसके बाद उस शिप का भी एक इंश्योरेंस होता है। शिपिंग कंपनी वो इंश्योरेंस करवाती है ताकि अगर कल को कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका पूरा पैसा न डूबे, वो निकल जाए। ऐसे में इंश्योरेंस के रेट भी एकदम से आसमान छूने लगे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पर यमन के हूती विद्रोही बैठे हैं और यहाँ हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, खासकर जब फॉर्म पर लिखा ये हो कि ये शिप गल्फ ऑफ एडन से होकर बॉबे मानदेव और लाल सागर से होकर स्वेज नहर की तरफ जाएगा, तो ऑलरेडी प्रीमियम घटा दिया जाता है। अब इतना सारा रिस्क लेने के बाद भी ये शिप वहां पर नहीं पहुंचते हैं और हिट हो जाते हैं। अब यूके की शिपमेंट वाले लोग ये बात समझ चुके हैं कि इजराइल की तरफ सामान लेकर जाना है तो यहाँ से नहीं जाना, यहाँ हूती विद्रोही ठोक देंगे। यहाँ यूके का दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि यूके ये दिखाना चाहते हैं कि हमें यमन के हूती से डर नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। दुनिया में जो संदेश जा रहा है वो उल्टा ही जा रहा है। लाल सागर के पास अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन के कारण वैश्विक व्यापार को बाधित करने में हूती ज्यादा सक्षम है। इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिहाज से वो हिजबुल्लाह जैसे इस्लामी आतंकी समूहों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा हिजबुल्लाह को इजराइल से जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, जिससे उसके अपने नागरिकों पर भी खतरा रहता है। हूती विद्रोही समुद्री क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाते हैं। इजराइल या किसी और देश पर हमला नहीं कर रहे, इस कारण जवाब में कोई नागरिक आबादी संघर्ष के असर में नहीं आती है और इजराइल पर दबाव बनाने की मंशा भी सध जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।